दोस्तों नमस्कार। क्या सड़क और क्या संसद, राजनीति ने तो दोनों को पाट दिया है। आप सड़क पर खड़े हो जाइए, मौजूदा वक्त की राजनीतिक गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आप संसद के भीतर आ गए तो थर्मामीटर हो सकता है टूट जाए, पारा निकल जाए। ऐसी राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक टकराव की चरम स्थिति इससे पहले भारत की राजनीति में कई मौकों पर आई जरूर होगी, लेकिन संसद के भीतर अविश्वास प्रस्ताव ने आज एक मील का पत्थर तय कर लिया। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के आने वाले 9 महीने के बाद जनता के सामने जाने से पहले का है। और पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण के जरिए प्रधानमंत्री खुद को ही अपनी जीत का दिलासा देते हुए दर्जनों बार जिस तरीके से जिक्र कर गए, उसने इस एहसास को छोटा कर दिया कि सत्ता मदमस्त है या सत्ता बेखौफ है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तकरीबन 100 मिनट तक एक शब्द उस बारे में प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं करना, और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के बीच में नहीं बल्कि जवाब देते हुए प्रधानमंत्री के 100 मिनट भाषण सुनने के बाद विपक्ष ने तय किया कि अब बायकॉट करेंगे, और सभी बाहर निकल गए। बाहर मीडिया की भीड़ थी। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव गोगोई वहीं पर कूद पड़े और लगे बताने कि दरअसल मणिपुर पर इतना सन्नाटा, और मौन व्रत तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री को जब बुलाया गया तो फिर वह जिन पन्नों को खोल रहे हैं उसको ना तो मौजूदा सरकार से कुछ लेना देना है, और ना ही एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें लगे कि सरकार कोई प्रयास इस देश के भीतर तमाम घटनाओं को लेकर जो जनता विचलित है उस पर कुछ कहना चाहती है। यहां तो उपलब्धियों की पूरी कतार खड़ी थी। यहां पर कांग्रेस के परकच्छे उड़ाने के लिए मोदी सत्ता के सामने नारों की पूरी भीड़ और पूरा हुजूम जमा था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच में जो भी शब्द निकल कर आए उस शब्द को नारे में तब्दील करने की अद्भुत क्षमता आज सत्ता पक्ष की तरफ देखी गई। लेकिन सवाल यह नहीं है। टकराव अगर चरम पर है तो पहली बार विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। यह कहकर किया गया कि उनका बर्ताव ठीक नहीं। 2 दिनों से जिस तरीके से बीजेपी और सत्ता पक्ष का बर्ताव उनके प्रति था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब कुछ लाइव हो रहा था। अपने तरीके से अधीर रंजन चौधरी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी के सत्ताधारी लगातार निशाना साधते हुए एक ऐसी राजनीतिक लकीर खींच रहे थे जिससे यह एहसास हर किसी में समा जाए कि अब संसद के भीतर रहना है तो फिर मोदी मोदी कहना है। क्या ऐसी परिस्थिति विपक्ष के साथ भी लाकर खड़ी की जा सकती है? क्योंकि मानसून सत्र के दौर में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का निलंबन, उसके बाद राघव चड्ढा को नियम कायदे ताक पर रखते हुए निशाने पर लेने की परिस्थिति, फिर डायरेक्ट एब्रॉन के साथ जो परिस्थितियां राज्यसभा के भीतर हुई, और आज जिस तरीके से प्रस्ताव रखकर सस्पेंड किया गया अधीर रंजन चौधरी को, यह एक पहली लकीर है कि टकराव चरम पर है। लेकिन 2.25 घंटे के भाषण में कोई भी पूछेगा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा क्या और उसके मतलब मायने है क्या। क्या उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया? क्या राहुल गांधी को दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति में लाने का प्रयास किया जहां इस बात का जिक्र हो कि राहुल गांधी संसदीय राजनीति को समझ नहीं पाए हैं, अगर सामने मोदी खड़े हैं तो कह दिया? और क्या ऐसी स्थिति वाकई आ गई कि 2024 के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार ढिंडोरा पीटते चले जा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हम जीत रहे हैं और आपका कोई मतलब नहीं है, आप अगली बार तैयारी करके आइए। और 4 बार कहा गया कि 2028 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव ले आइएगा। लेकिन बात इससे संभलती नहीं है। बात तो आज उसके आगे की है और शायद उस अंदरूनी स्थिति की है जिसकी टीस इस दौर में बीजेपी सत्ता को लग चुकी है। सवाल है कि 2014 में मनमोहन सिंह इसीलिए चुनाव हारे कि उस वक्त कांग्रेस के शासनकाल में जो स्कैम का उभार था, या इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर जिस आवारा पूंजी का जिक्र हो रहा था, या इस देश के भीतर भ्रष्टाचार या तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर जो सवाल उठ रहे थे,
तो 2014 के बाद नई राजनीतिक सत्ता अगर कांग्रेस का जिक्र करते करते विभाजन, 1962 का युद्ध और उन तमाम लकीरों को खींचने लग जाए जिसके जरिए यह बात हवा में गुम हो जाए कि इस वक्त बोलने वाला शख्स सत्ता में है या नहीं है, वो प्रधानमंत्री है या नहीं है, उनकी जिम्मेदारी संसद के प्रति और लोगों के प्रति है या नहीं है, ये सारे सवाल हमें लगता है आज एक एक करके खुलने चाहिए। क्योंकि 5:05 पर भाषण शुरू होता है प्रधानमंत्री का। 6:40 तक एक शब्द भी प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर नहीं कहते हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति बनती चली जाती है कि प्रधानमंत्री कैसे एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं मणिपुर को लेकर, और 6:40 पर बायकॉट कर देता है समूचा विपक्ष। जब वो बाहर जा रहे होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री के जुबान पर मणिपुर शब्द आता है 6:41 पर, और उसके बाद 2 मिनट तक प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते थे उसका एक ही मतलब है, मौजूदा वक्त में जो मणिपुर में हो रहा है उस तरफ वो देखेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ देश के गृहमंत्री अमित शाह ने देख लिया है और कल उस पर घंटे भर बोल भी दिया है और एक एक चीज बता दी है कि कैसे किस रूप में मणिपुर की घटना नई नहीं है और मणिपुर को लेकर आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपके वक्त में जब ऐसी परिस्थिति थी तो आप खामोश रहते थे, देखिए हम तो बोल ही रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर जिस भाव से कह रहे हैं उसके 3 मतलब है। पहला मतलब यह है, उन्होंने अदालत के फैसले का जिक्र किया। अदालत के फैसले ने किस रूप में कुकी और मैतेई को बांट दिया, हिंसा का दौर शुरू हुआ और उसके बाद उनका कहना था कि निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर निकलेगा और शांति का सूरज निकलेगा तो उसमें वह माताओं बहनों से आगाह भी करते हैं और कहते भी हैं कि देश आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले मणिपुर को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। जो 3-4 सेकंड का जिक्र किया था उसमें उन्होंने 2 राज्यों को और समेट लिया था। लेकिन बहरहाल इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, समाधान कैसे निकलेगा, कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ नारा हम सब मिलकर समाधान भी निकालेंगे और चुनौती का सामना भी करेंगे। इतना ही नहीं, मणिपुर के विकास की राह पर और आगे ले जाएंगे और प्रयासों में कोई कसर रहेगी नहीं। देश के प्रधानमंत्री उस मणिपुर के बारे में यह सब कुछ कह रहे हैं जो बीते 3 महीनों से ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। स्थिति यह है कि खुद गृहमंत्री कहते हैं वहां पर एक बफर जोन बनाने की स्थिति आ गई, यानी एक तरफ कुकी है, दूसरी तरफ मैतेई है। लेकिन बार बार नहीं, लगभग 4 बार उन्होंने गृहमंत्री का जिक्र किया। राजनीति की लकीर बड़ी महीन होती है और गृहमंत्री का जब वो जिक्र कर रहे थे तो गृहमंत्री द्वारा दिया गया कल का बयान हमारे जहन में आ गया। उस बयान में उन्होंने जिक्र किया था, अगर आप भी याद कीजिएगा, तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट के बाद जो जिक्र किया था गृहमंत्री अमित शाह ने, उन्होंने कहा था कि दंगे इस देश के भीतर में 3 ही प्रधानमंत्री के काल में सबसे ज्यादा हुए हैं। और उन्होंने उस बात का जिक्र करते हुआ था, पहले नंबर पर नेहरू, दूसरे नंबर पर इंदिरा और तीसरे नंबर पर राजीव गांधी रखा। सरकार के तमाम दस्तावेज और इस दौर में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो इस देश के राइट्स को लेकर हो, यहाँ के सोशल एस्पेक्ट को लेकर हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेकर हो, ये सारी किताबों को परखने के बाद कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं जो बतलाते हैं इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा दंगे अगर किसी दौर में हुए हैं तो वह पीवी नरसिम्हा राव का दौर था। और पीवी नरसिम्हा राव के दौर में याद कीजिए तो अयोध्या आंदोलन चल रहा था और अयोध्या आंदोलन की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कर रही थी। कुल संख्या पीवी नरसिम्हा राव के दौर में 6135 दंगों की पूरी लिस्ट है। लेकिन उसके भीतर अगर आप 1993 या कहें 92-93 का जिक्र अगर आप करते हैं, 92-93, इन 2 सालों का अगर जिक्र करते हैं तो जरा सोचिए 4000 से ज्यादा दंगे सिर्फ इन 2 बरस में हुए। उस पर खामोशी बरती गई क्योंकि जैसे ही जिक्र पीवी नरसिम्हा राव का होगा वैसे ही जिक्र अयोध्या और बाबरी मस्जिद का कहीं नहीं हो जाए। तो उन दंगों पर खामोशी बरते हुए उन्होंने गांधी फैमिली के नाम ही खुले तौर पर लिया
और परिस्थिति देखिए, आज प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया तो तकरीबन 18 बार जिक्र किया। और इस 18 बार में गांधी परिवार का जिक्र, गांधी का जिक्र, उस नाम का जिक्र, उस सरनेम का जिक्र, उस दौर में किस रूप में, बीते 50 वर्षों में किस रूप में उन्होंने शासन संभाला, तमाम बातों का जिक्र किया। किसी भी प्रधानमंत्री को विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए करना चाहिए। लेकिन जब 18 बार जिक्र हो रहा था तो उसके साथ साथ 7 बार जिक्र इस बात को लेकर हो रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आपको जनता ने नकार दिया है। और होते होते निशाना यहां पर भी गया कि दरअसल लंका को घमंड ने ही मारा था, और लंका का मतलब उन्होंने कांग्रेस से जोड़ा कि वो 400 सीटों से 40 सीट पर आ गई, तो यह उसी का घमंड है। और जब भारत माता की हत्या का जिक्र राहुल गांधी ने कल किया था, तो आज भारत माता को याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने भी। लेकिन उनके जहन में नॉर्थ ईस्ट की वो तमाम परिस्थितियां गूंजने लगी जिस वक्त मिजोरम पर हमला हुआ था, जिस वक्त चीन की फौज 1962 में घुसी थी, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की पुरानी परिस्थितियां थी, एक एक करके वो उभारते चले गए। यानी अगर याद कीजिएगा तो इससे पहले 3 अविश्वास प्रस्ताव में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र भी उस दौर के प्रधानमंत्रियों ने किया है। उन्होंने कॉम्पिटिवली बेहतर तरीके से किया था। आज प्रधानमंत्री अपने आप को दिलासा देते हुए और खुद को सांत्वना देते हुए उस दौर का जिक्र करके मौजूदा वक्त की स्थिति से खुद को बचाना चाह रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा भी हो सकता है। 100 मिनट के बाद विपक्ष गायब था, बायकॉट कर चुका था, और पार्लियामेंट के बाहर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा जहां पर गौरव गोगोई बता रहे थे कि दरअसल मणिपुर की स्थिति पर एक शब्द का ना बोलना प्रधानमंत्री के जरिए यह क्या दिखाता है। हालांकि अगले मिनट से बोलना शुरू किया और उन्होंने कुल मिला के 3 मिनट का वक्त लिया जो जिक्र उन्होंने मणिपुर को लेकर किया, और उस मणिपुर को लेकर उन्होंने याद इस बात को लेकर कहीं ज्यादा किया कि नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियों को उन्होंने कैसे ठीक किया है, और नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति, उसके विकास, वहां पर जो भी अस्पताल बने, जो एयरपोर्ट बने, सबका जिक्र करते हुए 2 बार फिर कहा कि दरअसल हम तो लौट रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। और उस सन्नाटे के भीतर जब विपक्ष की मौजूदगी ना हो और आपको पता हो कि यह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और देश इसको सुन रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप इस अंदाज में बोलेंगे कि सामने कोई नहीं है, यह चेहरे पर शिकन आनी नहीं चाहिए। नारे लगने बंद हो गए क्योंकि सामने विपक्ष था नहीं, लेकिन खुद को दिलासा देना बंद नहीं किया गया। 6:43 के बाद से लेकर 7:15 बजे तक जो भाषण चलता रहा, उस 7:15 बजे के भाषण के बीच में भी 4 बार हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, सामने वाले की जरूरत नहीं है, विपक्ष को तैयारी करके आनी चाहिए, इन सभी बातों का जब जिक्र हो रहा था तो हर जहन में एक सवाल जरूर रहा होगा, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की तैयारी क्या की? क्योंकि इस भाषण को 3 हिस्सों में आपको बांटना होगा। पहला हिस्सा वो जो सीधे सीधे कांग्रेस और इंडिया को लेकर निशाना साधा गया। लगभग 45 से 50 मिनट इसी पे खर्च हो गए। लगभग 25 मिनट का वक्त अपनी उपलब्धियों के साथ परोसा गया। लगभग 7 मिनट का वक्त मणिपुर को लेकर दिया गया, और लगभग 30 मिनट भविष्य में भारत कैसे विकसित होगा, और उसके साथ साथ जो लकीर खिंच रही थी उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर WHO ने क्या कहा, यूनिसेफ ने क्या कहा, IMF ने क्या कहा, किस तरीके से स्टार्टअप ने पंख फैलाए हैं, किस तरीके से यह घोटाला रहित सरकार है, किस तरीके से स्टार्टअप आगे बढ़ा है, किस तरीके से भारत के भीतर में अर्थव्यवस्था और बैंक व्यवस्था पूरे तरीके से शानदार तरीके से चल रही है। ना NPA है, ना LIC डूब रही है, ना ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कोई खतरा है, और बैंकिंग सेक्टर तो पूछिए नहीं। तो इन हालातों के बीच एक ऐसा भाषण प्रधानमंत्री लगातार देते चले जा रहे थे जिसमें उनको पता था सामने वाले को डेमोरलाइज करना है, सामने वाले पर निशाना साधना है, और सामने वाले पर जब निशाना साधिए तो अपने साथ उस पूरी की पूरी उन सरों को साथ लेकर चलिए जो कि लगभग बहुमत के साथ 350 की तादाद में इस दौर में संसद के भीतर बैठे, तो उसको नारों की शक्ल में तब्दील कर दीजिए। लेकिन यहीं से जो 3 सबसे बड़े सवाल निकल कर आए
क्या इस देश के भीतर में कल तक जो सड़क पर होता था वो संसद के भीतर होने लगा है? जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रैलियों में जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और सामने बैठी जनता सुनती रहती है, क्या वो मानकर चल रहे हैं कि ऐसी स्थिति पार्लियामेंट के भीतर भी हो जाए? या इस देश के भीतर जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और जनता सोच रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं तो अपने बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपनी सत्ता के बारे में, इस दौर में जो मुश्किल हालात देश के सामने आए उसको लेकर, जो सवाल इस देश के सामने उठे उसको लेकर कुछ तो कहेंगे? जी नहीं, उस पर खामोशी बरती गई। यह एक इतना बड़ा सवाल था जिसमें पहली बार लगा कि प्रधानमंत्री बिना तैयारी के आए हैं, और दूसरी तरफ जो अमित शाह पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे, वह जिन तथ्यों को परोस रहे थे, उन तथ्यों के साथ वह जो शब्दों का लाभ लपेट कर रहे थे, वह सब कुछ एक सेकंड में धराशायी हो जाए अगर विपक्ष उस रिसर्च के साथ उतर जाए कि दरअसल अमित शाह का पूरा भाषण एक ऐसा लब्बो लुबाब था जिसके भीतर कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो इस देश का सच ही नहीं है। वो चाहे राहुल की कलावती का आप जिक्र कर लीजिए, जिसको लेकर कहा मोदी काल में ही उन्हें आगे बढ़ाया गया, चाहे इस दौर में आप नॉर्थ ईस्ट के भीतर होने वाली हिंसा का जिक्र कर लीजिए, चाहे इस दौर में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को ना हटाने के पीछे जो तर्क गढ़ा गया कि दरअसल वो मुख्यमंत्री हमारी बात मानते हैं, प्रधानमंत्री की बात मानते हैं, तो फिर वहां धारा 356 क्यों लगे? यानी लोगों से कुछ लेना देना नहीं, राज्यों की हालात से कुछ लेना देना नहीं, और तकरीबन वह भी 2 घंटे 7 मिनट का भाषण था, और आज भी 2.25 घंटे का भाषण था। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस बीजेपी को मोदी और शाह हाँक रहे हैं, इस देश की राजनीति में वही शहमात का खेल खेलना चाहते हैं और खेल रहे हैं, तकरीबन 4.25 घंटे के भाषण के बाद क्या निकला, यह अपने आप में शायद इस पार्लियामेंट्री इतिहास के दौर में जब आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि लोग क्या कह रहे थे और उस दौर का सच क्या था, तो हो सकता है शायद मौजूदा वक्त को लेकर उनके भीतर बहुत सारे सवाल हों। क्या विपक्ष इतना कमजोर था? क्या विपक्ष सवाल उठाने की स्थिति में नहीं था? क्या सत्ता इस तरीके से रेड कारपेट बिछा सकती थी, जहां नीचे खून बिछा है उसके ऊपर रेड कारपेट डाल दे? क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर थी? हो सकता है ये सारे सवाल उठ रहे हों, लेकिन यहां पर एक जिक्र और जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल के भाषण में जो 3-4 मुद्दे उठाए वह प्रधानमंत्री के जहन में कहीं ना कहीं बसे हुए थे। राहुल गांधी का किसानों के बीच जाना, खेत के बीच जाकर रुपाई करना, और नई राजनीति की रुपाई उससे शुरू हो सकती है जिसका अंदेशा इस देश के भीतर शुरू हो चला था, उससे भी किस तरीके से सत्ता घबराई है कि उसने मान लिया गमले में जो मूली नहीं उगा पाया वह रुपाई कर रहा है। हास्य और व्यंग के बीच, ठहाके और शोर के बीच भाषण देते हुए अपनी सरकार को सही ठहराना और खुद को दिलासा यह कहकर देना कि हम चुनाव तो जीत ही रहे हैं और आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा, तो शायद स्थिति वाकई टाइट है, स्थितियां नाजुक है। राजनीतिक तौर पर सरकार को यह महसूस होने लगा है कि दरअसल संसद के भीतर जिस तरीके से एक के बाद एक बिल लाए गए और उस बिल को बिना चर्चा के पास कराते चले गए, प्रधानमंत्री के मन में आज इस बात का भी जिक्र था, वो जान रहे थे जब बिल पास होता है तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बिना चर्चा के पास हो रहे तो दोष किसे दें? तो उसका दोष भी मढ़ा गया विपक्ष के मत्थे ये कहकर आपको शामिल होना चाहिए था। जिम्मेदारी इस देश की दोनों की होती है, सत्ता की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो जो आधे दर्जन बिलों को पास किया गया और उसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया, तो उस बिल के भीतर क्या है इसको यह देश कैसे जान पाएगा, और नहीं जान पाएगा तो फिर क्या वो जनता के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है उस बिल के भीतर? उससे भी बचने का प्रयास आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शुरू में ही किया। अब आप एक क्षण के लिए लौट चलिए एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर स्क्रीन पर आप इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। आपके जहन में नेहरू भी आएंगे, इंदिरा भी आएंगी, आपके जहन में लाल बहादुर शास्त्री भी आ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी आ सकते हैं, मनमोहन सिंह भी आ सकते हैं, हो सकता है वीपी सिंह भी आ जाए, चंद्रशेखर भी आ जाए, पीवी नरसिम्हा राव भी आ जाए।
लेकिन मौका मिले तो कभी किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण को जरूर सुनिए, एक बार सुनिए और किसी भी वक्त और किसी भी मौके पर सुनिए और फिर आज का भाषण सुनिए प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया। और नहीं सुना है तो पूरा भाषण आज प्रधानमंत्री का जरूर सुनिए और उसके बाद जरा सोचना शुरू कीजिए, मौजूदा वक्त में इस देश के सामने जो हालात हैं, इस देश के भीतर अलग अलग घटनाएं जो हो रही हैं, क्या वो सब कुछ चुनाव जीत रही है सरकार इसीलिए उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, या सरकार मान चुकी है कि वह फिर से जीत जाएगी इस पर उस पर खामोशी बरती गई है, या फिर उसके भीतर जो कंटेंट होना चाहिए, जो बौद्धिकता झलकनी चाहिए, जो सही मायने में पढ़ लिख कर आकर बताने की परिस्थिति होनी चाहिए, अगर वह पूरी तरीके से गायब हो और लगे ऐसा कि सिर्फ कोई व्यंग कर रहा है पार्लियामेंट के भीतर, और व्यंग के जरिए आप कितनी देर तक कितना लंबा भाषण दे सकते हैं, और व्यंग उन चीजों को लेकर कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र के पिलर हैं, तो आपकी हथेली में कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है आप कमल को खिलते हुए देखे रहे होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है सिर्फ आपको कीचड़ दिखाई दे। सवाल यह नहीं है कि हाथों पे कितनी लकीर है, जिन लकीरों के आश्रय कांग्रेस डूब रही है या आ रही है, या डूब जाएगी या आ जाएगी, उससे हटकर मौजूदा वक्त में सत्ता और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अपने आप में एक अफलातून तरीके की सोच लिए हुए एक ऐसा भाषण है जो भारत की राजनीतिक संसदीय व्यवस्था के भीतर किसी प्रधानमंत्री ने शायद दिया नहीं होगा। 3 मैसेज निकल कर आए हैं। पहला मैसेज, 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम आने वाले वक्त में और बड़ा टकराव इस देश की राजनीति में पैदा करने वाले हैं। आज अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया, कल से पार्लियामेंट के भीतर कौन सा कैसा मैसेज आएगा जहां पर डर और खौफ इतना ज्यादा होगा कि सत्ता कुछ भी कर सकती है, तो आप समझ लीजिए स्थितियां नाजुक नहीं बहुत गंभीर है। दूसरी परिस्थिति, अगर सरकार को यह लगने लगा है कि जनता इस दौर में उनके खेल को समझ चुकी है, तो फिर भरोसा और खुद को दिलासा देना, अब इसकी तादाद आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है। और लाल किले के प्राचीर से जो आप 15 अगस्त का भाषण सुनेंगे, उसमें सिर्फ आपको अपनी सत्ता के गुमान में डूबे हुए प्रधानमंत्री को देखना और सुनना ही पड़ेगा। तीसरी परिस्थिति इस देश की उस जनता को है जिसने 3 दिनों से पार्लियामेंट के भीतर बहस को देखा और उससे पहले हफ्ते भर से संसद को ना चलने की परिस्थितियों को देखा, और बीते 3 महीनों से मणिपुर को देखा, और उसके 3 महीने पहले से इस देश में अडानी पर प्रधानमंत्री की खामोशी को देखा, और उसके बाद इस देश में महिलाओं के यौन शोषण को लेकर अपने ही सांसद को बचाती हुई सरकार को देखा। मैसेज एक ही है, सत्ता पर कोई दाग नहीं है, सत्ता बेदाग है। अगर आपको दागदार दिखाई देता है तो फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी राजनीति इससे पहले नहीं थी। इसीलिए 2024 का चुनाव शायद आजादी के बाद के हर चुनाव से एक अलग चुनाव होने जा रहा है। इंतजार बस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।